हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस में। डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का जो इकोनॉमिक्स पेपर का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई के द्वारा लाया गया है, ठीक है। उससे सेक्शन ए मैंने डिस्कस कर दिया था, अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सेक्शन ए में हमारा मैक्रो था, सेक्शन बी में हमारा इंडियन इकोनॉमी है ना। ये मॉडल सैंपल पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले, मतलब जो सेशन 2024-25 के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के बच्चे है ना, वो लोग वीडियो को अच्छे से डिटेल में देखिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, 17 तक मैक्रो का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है रीड दी गिवन इमेज केयरफुली। ये सब 18 से अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। कहता है फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट क्या क्या है। चार हमारे पास दिया है, प्रोवाइड रिसोर्सेज, बिल्कुल हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। एस्टिमेट्स वेस्ट है ना, जो वेस्टेज है उसे वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दो दो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, दो आंसर ढूंढना है हमें। दिया है सस्टेन लाइफ, बिल्कुल इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, इन्वायरमेंट ही तो हमारा है जो हमें लाइफ देता है। प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, काफी ज्यादा सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। जनरेट वेस्ट, नहीं ये वेस्ट जनरेट नहीं करता है, वेस्ट ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। प्रोवाइड ओनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नहीं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पढ़ना। कहता है द ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, है ना। जो इंडिया का वर्ल्ड फेमस क्या बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, वो ब्रिटिशर्स के पॉलिसी से बर्बाद हुआ। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल अपने कंट्री ले जाते थे और वहां पे उसे फिनिश्ड गुड्स बनाकर मशीन से बनाया हुआ जो सामान होता था वो इंडिया में लाते थे, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता होता था, ठीक है। जिस कारण से उसका मार्केट यहाँ बड़ा बन गया और यहाँ के जो हैंडमेड जो प्रोडक्ट था उसका डिमांड घट गया, ठीक है। ये सही है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ऑफ इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीवीए इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो पूरी तरह से बर्बाद किया गया, क्योंकि इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नॉट फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसको बर्बाद कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स का जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज था उस सब ने बर्बाद किया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है भाई? कहता है द एजुकेशन कमीशन 1964-66 had recommended that at least 4% of GDP has be spent on education। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, आप चाहो तो कभी इसको डिटेल में जान लेना, है ना। मैं फिलहाल अभी क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट have been stepping up expenditure in education sector over the year to fulfill the objective of attaining 100% literacy। बिल्कुल, जो कंट्री का जो भी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लगातार ये प्रयास कर रही है कि इंडिया में 100% जो है लिटरेसी रेट आ सके, ठीक है। और इसके लिए काफी सारे एक्सपेंसेस भी कर रही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन हट गया है। ए असर्शन इज फॉल्स, है ना, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इंडिपेंडेंस के बाद द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट फंडामेंटली इंप्लाइज द को एग्जिस्टेंस ऑफ। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट जो इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स थे, है ना, वो किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर के चले। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम की जब भी बात होती है ना, इकोनॉमिक सिस्टम एक होता है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो कि होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं,
और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का को एग्जिस्टेंस, ठीक है। हमें पता है इंडिया जो है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में पॉलिसी मेकर ने देखा, तो हमारा आंसर क्या होगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, कहता है द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग जो इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, जो कॉन्टेम्प्ररी इंडिया है हमारा, ठीक है, समकालीन भारत, राइट, उसमें रूरल बैंकिंग जो इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एजेंसीज, ठीक है। तो ये मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन है हमारा रूरल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो कौन कौन है जो बनाते हैं पूरी तरह से एक प्रकार का रूरल बैंकिंग, रीजनल रूरल बैंक बिल्कुल सही है, कोऑपरेटिव बैंक हाँ ये भी रूरल बैंकिंग से रिलेटेड है, लैंड डेवलपमेंट बैंक बिल्कुल ये भी है, कमर्शियल बैंक तो काम करता है ये, तो हमारा सारा ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सारे के सारे करेक्ट आंसर हमारे होंगे, ठीक है। चलिए 23 है, कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है, ठीक है ना, अबाउट द फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा 1991 में क्या किया गया, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया आया था जिसमें लाइसेंसिंग पॉलिसीज वगैरह में लिबरल हो गया गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, ठीक है। जो पहले बहुत सारे इंडस्ट्री रिजर्व थे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, उसमें भी रिडक्शन लाया गया। तो देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन, इनेबल्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडियंस एज वेल एज फॉरेन, हाँ ये फॉरेन बैंक भी इंडिया में आ सकता था, इंडिया भी अपना प्राइवेट बैंक स्टैब्लिश कर सकता था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वाज रेज्ड टू अराउंड 74%, बिल्कुल ये भी सही है, मतलब बैंक्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74% तक हो सकता था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, हाँ बिल्कुल 1991 के पहले ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो थे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, मार्केट में, लेकिन आप वो कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर, नहीं गलत है ये हमारा, तो हमारा आंसर यही होगा 1991 का फिनेंशियल रिफॉर्म में जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म था उसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक को रेगुलेटरी बॉडी के जगह पे फैसिलिटेटर बॉडी बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये उल्टा लिख दिया है, मतलब रेगुलेटरी बॉडी ना हो, ये रेगुलेट करने वाला, रूल रेगुलेशंस वाला नहीं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला संस्था होनी चाहिए, तो इसीलिए इसको आरबीआई को फैसिलिटेटर बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। चलिए 24 का है, चाइना डेमोग्राफिक प्रॉब्लम 421 रिजल्टेड इन अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द यंगर पॉपुलेशन, ठीक है। देखो 421 का डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि पेरेंट्स हैं उसके बच्चे के ऊपर बर्डन आ गया, पेरेंट्स को संभालना साथ, या फिर पेरेंट जो व्यक्ति है, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उन सबों का बर्डन एक ही पर आ जाना, ठीक है। ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ था, ऐसा सिचुएशन होने के पीछे था वन चाइल्ड नॉर्म्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एक चाइल्ड है, इसी के ऊपर माता पिता का भी बर्डन है, ठीक है, या फिर हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स से भी कोई हो, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स दो को है ना भाई, जैसे मान लीजिए ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए GM और GF, ठीक है, पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स में हमारी मदर आती है, फादर आते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए M और F, ठीक है, और एक चाइल्ड है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो वन चाइल्ड है इसके पास या तो इन दोनों का जो भी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, या फिर ये चारों का आ सकता है, तो 4 या 2 या 1, क्यों, वन चाइल्ड नॉर्म्स के कारण, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था चाइना में, है ना। चलिए 25 नंबर है, 25 नंबर कहता है was set up in 1974 by Indian government to address two major environmental concern, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। देखो वाटर एंड एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने के लिए इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया था, ठीक है, उसका क्या नाम है, बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखिएगा ये था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, क्या था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। चलिए
26 नंबर हमारा कहता है assuming a hypothetical economy, real gross domestic product recorded a growth rate of 9% during a fiscal year. एक फिजिकल ईयर में 9% का रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ रेट दिखा, ठीक है. However, the economy faced a significant challenge in terms of creating an adequate number of employment opportunity. मतलब ग्रोथ तो हुआ बट पर्याप्त रूप से, एडिक्वेट रूप से जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो वो क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है. ये सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ हुआ, जॉब नहीं हुआ, मतलब जॉबलेस ग्रोथ. सिंपल सी बात है, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. चलिए 27 नंबर हमारा है, कहता है ड्यूरिंग द पीरियड 1951 से 16. अच्छा, कुछ हमारे पास दिए हुए हैं रिवॉल्यूशंस वगैरह के बारे में. लेड एन इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया बाय 10 टाइम्स. 10 गुना बढ़ा दिया इस पीरियड में, ठीक है. किसके? मिल्क के प्रोडक्शन में. याद ना, मिल्क का प्रोडक्शन जब भी बात होगी ये ऑपरेशन फ्लड से होगी रिलेटेड, ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड ग्रेन से रिलेटेड है ना. तो यहाँ पे मिल्क था, मिल्क देखो आप, ऑपरेशन फ्लड आंसर कर देना, ठीक है. चलिए अब हमारा जो है ना ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है. कहता है क्रिटिकली अप्रेज द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिफॉर्म 1991, ठीक है. देखिए क्या हुआ ना कि 1991 का जब रिफॉर्म हुआ तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे जो पीएसयूज थे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि इसे प्राइवेटाइज किया जाए, तो वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया अपने एसेट्स को, ठीक है. इससे क्या हुआ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब किसी भी कंपनी वगैरह को रन करती है तो वो क्वालिटी पे ध्यान देती है, क्योंकि उसे मार्केट में एग्जिस्ट करना है, ठीक है. तो ये तो था इसका बेनिफिट, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा चार्जेस को भी सर्विसेज दे रहा था, चार्जेस वगैरह लोगों से लेता था और हर लोग उसको बहुत अच्छे से सर्विसेज को नहीं ले पाते थे, ठीक है. चलिए देखो थियोरेटिकल चीजें जो है, जो लॉन्ग आंसर टाइप है 1 मार्क्स का डिटेल डिस्कस कर दी. बाकी जो चीजें हैं, बाकी टॉपिक्स जो आ रहा है वो ब्रीफली में डिस्कस कर दूंगा, आप लोग उसको लिख लेना. क्योंकि सीबीएसई ने इसका तो आंसर की भी डाला है, तो उसमें आंसर्स आपको मिल जाएंगे डिटेल में, है ना. ग्लोबलाइजेशन इज एन एसेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी. सिंपल सी बात है, जब तक लिबरल नहीं होंगे ग्लोबलाइज नहीं होंगे, ठीक है. लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि थोड़ा लिबरल हो जाना, है ना. इंडस्ट्रीज को इजिली लाइसेंस मिल जाए, है ना. फॉरेन कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाए, ठीक है. ये हो गया लिबरलाइजेशन. तो जब ये लिबरलाइजेशन ऐसा होता है तो एमएनसीज वगैरह हमारे कंट्री में आएंगे, हम दूसरे कंट्री में जाएंगे, देन दिस विल बिकम आवर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है to measure the extent of development in economy, liberty indicators should be considered along with the socio-economic parameters. बिल्कुल, कितना लिबरल है ना, कितना इकोनॉमिक फ्रीडम्स है, ये भी बहुत जरूरी, उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है ना. आजकल आता है ना ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना. ये सब क्या है, कोई कंपनी कितना इजिली तरीके से यहाँ बिजनेस कर पाती है, ठीक है. तो लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी जरूर कंसीडर करना चाहिए डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है. चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द रिफॉर्म प्रोसेस इंप्लीमेंटेड इन 1970s, है ना, कॉमनली नोन एज चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है. ये क्या था, a wide range of reforms across sectors like agriculture, investment, industry, etc. These reforms played the pivotal role in driving the rapid growth of Chinese economy over the subsequent decades, ठीक है. In the light of the given text, discuss any 2 reforms responsible for the rapid economic growth of China, ठीक है. देखिए अगर आपने देखा होगा कि जो चाइना जो है 1970s का जो डेकेड रहा, ठीक है, काफी बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से डेवलप किया है, ठीक है. तो 2 फेजेस बेसिकली इसमें कहा जाता है. पहला जो फेज था, ठीक है, इसमें ध्यान दिया गया एग्रीकल्चर पे, ठीक है. इस पे ध्यान दिया गया कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कैसे हो, लैंड वगैरह पे ध्यान दिया गया, ठीक है. फार्मर्स का इनकम कैसे इंक्रीज हो, ठीक है. इंडिविजुअल जो है हाउस होल्ड उसका स्थिति बेटर कैसे हो, है ना. दूसरा में इंडस्ट्रीज वगैरह पे ज्यादा फोकस किया गया. तो जो रिफॉर्मेशन था 2 फेजेस में था, है ना. फेज 1 जो हमारा था
वो एग्रीकल्चर रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था, और फेज 2 जो था वो हमारा क्या था, इंडस्ट्री रिलेटेड था। तो ये रिफॉर्म जो था वो काफी ज्यादा मदद किया है किसको, चाइना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए अंडर द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ G20 नेशंस pledge to reach global net zero emission approximately by mid century and to triple global renewable resources capacity by 2030। ठीक है, तो डिस्कस करना, देखो G20 का समिट हुआ, उसमें ये कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, है ना, जीरो एमिशन हो, है ना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जब तक कम नहीं होगा तब तक देश का मतलब फ्यूचर, ज्यादा देर पृथ्वी का फ्यूचर नहीं हो सकता है लंबा। ठीक है, और जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जैसे सोलर एनर्जी वगैरह है ना, इसका प्रोडक्शन ट्रिपल कर देना है ना, प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन उसको बढ़ाना है। मतलब मेन फोकस जो है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए ये सब चीजें था। ठीक है, चलिए फिर इट वुड बी अनक्लियर टू से दैट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल लेज द ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। ठीक है, देखिए सिंपली अगर हम लोग ये कहें कि ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा तभी ग्रोथ सिर्फ होगा, ये भी नहीं माना सकता। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल, मान लिया हम पढ़ लिए अच्छे से, एजुकेशन ले लिए तो ग्रोथ हो ही जाएगा, जरूरी तो नहीं होता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा ये अनक्लियर है, सिर्फ ये कह देना ठीक है कि ह्यूमन कैपिटल जो है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल अगर होगा तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है, ये डायग्राम है, कहता है इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन संसद आदर्श ग्राम योजना। जो संसद मतलब एमपी होते थे, है ना, एमपीज को कहा, ये इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। ठीक है, कि जो हमारे एमपीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो पिक्चर में लिखा हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, एक विलेज को अडॉप्ट करेंगे और उस विलेज को डेवलप करेंगे, वहां हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हर एमपी 3 विलेजेस को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गया, ये हमारा विलेजर्स आ गया, ये हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। ये संसद में हमारा नया सांसद है, ये है ना, नया सदन है, संसद सदन बोलिए इसको। ठीक है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये हमारा पार्लियामेंट है, राइट, तो याद रखिएगा इस पार्लियामेंट में, इसीलिए पिक्चर इस तरह से बनाया है ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाए, है ना। फिर स्टेट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ अलाइड एक्टिविटीज, लाइव स्टॉक्स, फिशरीज। ठीक है, ये सब कह सकते हैं अलाइड एक्टिविटीज है। अब ना बड़ा लंबा ये दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं बस इसको बता दे रहा हूं, इसमें क्वेश्चन जो दिया उसके बारे में। ठीक है, स्टेट एनी 2 सोर्सेज, क्या है, स्टेट एनी 2 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन वर्कफोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए वर्कफोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट पे जो डेटा आता है हमारा, ठीक है, वो कौन होता है, एक तो पॉपुलेशन सेंसस हर 10 सालों में जो होता है उससे पता चलता है, उसके बाद एनएसएसओ के द्वारा भी नेशनल वाइड जो है वो किया जाता है सर्वे। ठीक है, तो वो हम 2 सोर्सेज हम लोग बोल सकते हैं। फिर द लेबर फोर्स इनकम्पासेस अ ब्रॉडर कैटेगरी देन द वर्क फोर्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि लेबर फोर्स में द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड एंड दोज हु आर नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है, दोनों को कंसीडर किया जाता है, जबकि वर्क फोर्स में द पर्सन हु आर इंगेज्ड इन वर्क वही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फिर कहता है वर्कर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेटस। बिल्कुल, जो वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो कैजुअल वर्कर हो सकते हैं, फॉर्मल वर्कर, इनफॉर्मल वर्कर हो सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको सिंपली यहाँ पे कि ठीक है कि कोई अपना ही कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, अपना ही काम चला रहा है। तो क्लियर, तो वर्कर्स नेचर स्टेटस क्या है व्यक्ति का, उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 34 का ये देखिए, पढ़िए, अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 इन इंडिया द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। देखिए गवर्नमेंट सरकार चाहती थी कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो। ये कैसे हो सकता है, इसके लिए कहा कि लाइसेंसिंग पॉलिसी, अगर आप बैकवर्ड एरियाज में, है ना, इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपको इजीली लाइसेंस वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस ब्रीफली द एस्टिमेट मेड बाय नोटेबल स्कॉलर्स रिगार्डिंग द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, है ना। देखिए
बहुत सारे लोग थे, दादा भाई नौरोजी हैं हमारे, ठीक है, VKR राव जो हैं, इन लोगों ने, बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने एस्टिमेट किया नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम वगैरह। याद रखिएगा VKRV राव जो हैं, इनका थोड़ा बेटर माना जाता है, साइंटिफिक वे में माना जाता है इनका जो आया था हमारा क्या एस्टिमेशन, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था। इसके अलावा देखिए 34 का बी में देखिए दिया हुआ है, कहता है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, है ना, इंडियाज फॉरेन ट्रेड वर कैटेगराइज्ड बाय अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, मतलब इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस था, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। हाउएवर दिस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी इनफ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर। भाई एक्सपोर्ट जब सरप्लस में है तो गोल्ड एंड सिल्वर तो आना चाहिए, है ना, पैसा हमारे पास बढ़ रहा है तो गोल्ड सिल्वर को तो हम लोग स्टोर कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ब्रिटिशर्स बहुत ही लूटने वाला बुद्धि से आए थे यहाँ, ठीक है। जो एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, वो जो सरप्लस का पैसा रहता था ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पे खर्च करता था, वॉर वगैरह में खर्च कर देता था, ठीक है। फिर सेकंड नंबर है एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज द सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इन इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। देखिए सीधी सी बात है, इंडिया का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इंडिया सेल्फ रिलायंस ना हो। हर चीज में हम लोग दूसरे पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो हम लोग का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ रिलायंस को मेजोरिटी यहाँ पे फोकस किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका था कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी का तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, है ना। इंडियन इकोनॉमी मतलब पूरा का पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उम्मीद है ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे और भी पेपर्स है उसके बारे में डिस्कस करने, ठीक है। चलिए धन्यवाद।